की धारा में बताया गया था 74 और प्राइवेट 75। इसके बाद दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक प्राथमिक यानी कि मूल और दूसरा सेकेंडरी यानी कि द्वितीय। इसके बाद आपका बताया गया था धारा 61 से याद रखिए, पूछा गया यूपीजे में कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु को यानी कि जो दस्तावेज के अंदर बातें कही गई हैं उसको कैसे साबित किया जाएगा? प्राथमिक साक्ष्य द्वारा कि द्वितीय की दोनों। तो क्या धारा 61 करती है? दोनों, यानी कि या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीय या दोनों। ये आपको बताया गया था। पीछे बैठिए भाई। इसके बाद आपका जो बताया गया था कि प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा ये 2015 एपीओ में पूछा गया था। इस धारा में दी गई है बात। प्राथमिक साक्ष्य कौन है इसका नियम बताया गया था। ये याद रखिएगा, आपका कई उदाहरण बताया गया। फिर प्राथमिक साक्ष्य सबसे पहले पेश किया जाएगा और अपवादित दशाओं में ही द्वितीयक साक्ष्य पेश किया जाएगा। ये बात धारा 64 में बताई गई है। तो अगर प्राथमिक और द्वितीयक में पूछे कि सर्वोत्तम साक्ष्य कौन है, बेस्ट एविडेंस कौन है, तो कौन मानेंगे? प्राथमिक। ये पूछ सकता है आपको। इसके बाद धारा 63 भी काफी बताया गया था। 63 से ही गलती होती है। सेकेंडरी एविडेंस या द्वितीयक साक्ष्य को कहाँ परिभाषित किया गया है? एविडेंस की धारा 63 में फिर बताया गया कितने प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना गया है। 5 प्रकार के साक्ष्य को। और इसमें जो आपकी गलती होगी, आपका एक और बता दिया जब तक कहाँ गलती हो सकती है उसको हमें बताना है, याद रखिए। और 2 पॉइंट और बताऊंगा, भले कल बताया गया हो, क्योंकि गलती ज्यादा लोग करके आएंगे उसी पॉइंट पर। देखिए आपका 63 का खंड 5 अब तक क्वेश्चन बना नहीं है किसी भी राज्य में। ये नया क्वेश्चन बन सकता है और ये बन सकता है कि डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कल्पित दस्तावेजी साक्ष्य या प्रकल्पित दस्तावेजी साक्ष्य का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो आपका जवाब रहेगा धारा 63 के इस खंड में 5। फिर एक बात समझिए, उसको कल बता दिया था, लिखवा दिया गया था कोऑर्डिनेटर के पिछले लेक्चर। यदि किसी दस्तावेज को किसी व्यक्ति ने देखा है मतलब कि नजर से न देखा बल्कि पढ़ा, इसका आशय निकाला जाता है। और उस दस्तावेज की अंतर वस्तु यानी कि उस दस्तावेज के अंदर क्या लिखा है इस बारे में मुख से कुछ बोलता है न्यायालय में, यानी कि मौखिक साक्ष्य देता है। तो इस मौखिक साक्ष्य को भाई वास्तव में ये मौखिक साक्ष्य हुआ जब आप किससे बोल रहे हैं? मुख से। लेकिन कानून मौखिक नहीं मानता, इसे कानून क्या मानता है? दस्तावेज। वास्तव में है मौखिक, लेकिन कानून ने क्या मान लिया? दस्तावेजी। इसी को कहा जाता है डिम्ड। डिम्ड मतलब कि वास्तविकता नहीं है, कल्पना की गई है। तो डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसी को कहा जाता है। और इसी के साथ पिछली बार यूपीजे में पूछा 2 क्वेश्चन आया था, 119 को रिलेट करके बताई गई थी। डीम्ड ओरल एविडेंस यानी कि लिख कर देता है लेकिन उसे क्या मान लेता है? कानून। मौखिक। मैं बता चुका हूँ भाई। एक तो ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखना है। देखिए इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन यहाँ बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज द्वितीयक साक्ष्य नहीं? और नहीं वाला क्वेश्चन सबसे खतरनाक होता है। द्वितीयक साक्ष्य नहीं है तो सबसे पहले आप इसके लिए धारा 63 में 5 जो पॉइंट बताए गए हैं वह दिमाग में रहना चाहिए। और उस पॉइंट से जैसे ही कोई पॉइंट बाहर जाए तो वह द्वितीयक साक्ष्य नहीं माना, या तो साक्ष्य ही नहीं होगा या प्राथमिक साक्ष्य होगा। ये हो सकता है, या तो जैसे कि पहला प्रतिलिपि से प्रति निकाली गई है। तो क्या हमने उल्टा नियम कहीं बताया था कि प्रतिलिपि से प्रति निकाली जाए? नहीं।
तो ये साक्ष्य माना ही नहीं जाएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, तो प्रतिलिपि से क्या निकालना, प्रतिलिपि। इसके बाद आइए, अब कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, इसके बाद ये दे देगा कि मूल से प्रति बनाई गई और प्रति से क्या बनाई गई, प्रतिलिपि। और ये दे देगा कि इस प्रतिलिपि की तुलना किससे कर ली गई है, प्रति से। तो ये प्रतिलिपि भी द्वितीयक साक्ष्य नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यदि यांत्रिक प्रक्रिया नहीं लिखा है तो ऐसी दशा में कल बताया गया था तीसरे पॉइंट में, मैंने तुलना किससे करनी पड़ेगी, प्रतिलिपि की। ये भी द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। अब अगला नियम देखिए जो कठिन है। अब काउंटर पार्ट में हमने बताया था कि दस्तावेज का प्रतिलेख पर बताया था कि जिन पक्षकारों ने दस्तावेज के जितने भाग का निष्पादन किया है उतना भाग उनके विरुद्ध कौन सा साक्ष्य माना जाएगा, प्राथमिक। और जितना नहीं किया है उतना भाग क्या माना जाएगा, द्वितीयक। और एक चेक का उदाहरण दिया गया था, इसी में क्वेश्चन गलत होता है कि अब देखिए कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं, तो पक्षकार माने दस्तावेज भाग में या पार्ट में निष्पादित है और एक पक्षकार है वह कुछ भाग पर साइन किया है, तो उतना भाग उसके खिलाफ द्वितीयक नहीं माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, प्राप्त। ये जो तीन नहीं वाले क्वेश्चन है इसी में से एक ऑप्शन देने का चांस है। याद रखिए कि कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन एविडेंस का मैं बता दूं। इतना नए लोगों के बस की बात कम है। अब आइए आपका धारा 64 बता दिया गया था, अब 65 देखा मेंस में बनता है। देखिए जब भी धारा 65 पढ़िए तो इसके साथ आपको पढ़ना क्या है, एक तो धारा 63 पढ़ना है, फिर 65 भी पढ़ना है, इसके साथ धारा 104 पढ़ना है और 65 के लिए आपका धारा 66 पढ़ना है। और धारा 65 में ये जानना है कि 7 दशाएं दी गई, यानी कि कौन कौन सा सेक्शन 65 से कोरिलेट करके घर पे पढ़ना है, ये एक एक लाइन बता दिया जाए और सेक्शन कैसे कोरिलेट होगा ये। उसके बाद 65 की बड़ी धारा है, उसके बाद छोटी छोटी धाराएं आएंगी एविडेंस, इसी में थोड़ा समय लगता है समझाने। ये धारा 63 में कितने प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य का दर्जा दिया गया है। अब सब द्वितीयक साक्ष्य अधिकार के रूप में पेश नहीं करेंगे। ये धारा 64 बताती है कि एक तस्वीर पर 4 दशाओं के सिवाय दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य यानी कि मूल प्रति द्वारा ही पेश करके साबित किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि द्वितीयक साक्ष्य या निकृष्ट साक्ष्य सामान्यतः पेश नहीं किया जाना चाहिए और द्वितीयक साक्ष्य पेश करने से पहले पक्षकार को न्यायालय को संतुष्ट कराना पड़ेगा कि जो मैं द्वितीयक साक्ष्य पेश कर रहा हूँ ये धारा 63 में द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा में सेट हो रहा है। यानी कि सबसे पहले तो आप ये साबित करिए कि जो दस्तावेज मैं पेश कर रहा हूँ वो क्या है, सेकेंडरी एविडेंस है और धारा 63 के कितने खंडों में से 5 में से किसी न किसी में क्या होता है, ये पहला। इसके बाद आपका द्वितीयक साक्ष्य पेश करने गए तो अधिकार के रूप में आप पेश नहीं कर सकते। इसके बाद क्या साबित करना पड़ेगा वो देखिए। इसके बाद साबित करना पड़ेगा कि हजूर हमारा द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार किया जाए। क्यों स्वीकार किया जाए, क्योंकि धारा 65 में 7 कंडीशन दी गई है
और इस कंडीशन में से कम एक कंडीशन में हमारी बात सेट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि द्वितीयक साक्ष्य पेश करने के पूर्व जो पक्षकार पेश करना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि धारा 65 में 7 दशाएं दी गई हैं। उन दशाओं में किसी एक में अपना मामला क्या करे, फिट। अगर फिट नहीं करता मामला तो वह द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। यानी कि काम धाम ज्यादा किस साक्ष्य को पेश करने में आ गया, प्राथमिक के द्वितीय। अब ये आया, इसका मतलब ये हुआ कि द्वितीयक साक्ष्य आप तभी दे सकते हैं जब पहले साबित करिए कि धारा 65 की 7 दशाओं में से एक दशा कम से कम क्या है, विद्यमान। अब इसी बात का उल्लेख एविडेंस की कौन सी धारा करती है, 104। यदि एक तथ्य दूसरे तथ्य पर निर्भर करता है तो आपको पहला तथ्य साबित करना पड़ेगा, तभी दूसरा तथ्य आप साबित कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि द्वितीयक साक्ष्य इस तथ्य पर निर्भर करता है कि आप 65 की 7 दशाओं में से कोई एक दशा पहले क्या करिए, साबित। तो सबसे पहले सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय में क्या करता है, पेश करना चाहता है। इसका मतलब कि अगर ये चाहता है कि न्यायालय हमारा द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार कर ले तो धारा 104 कहती है कि ए को सबसे पहले इन 7 दशाओं में से एक दशा क्या करनी पड़ेगी, साबित, और तब वह द्वितीयक साक्ष्य पेश कर सकता है। तो सबूत का भार किस पर होता है, जो माने द्वितीयक साक्ष्य क्या करना चाहता है। अमृतकालीन कथन पर उदाहरण जे में पूछा गया था एपीओ में, एक कोड लेट करके भी इस पर हम बताएं, आपका प्राथमिक द्वितीयक से भिन्न। देखिए भाई, मृत्युकालिक कथन आइए देखा जाए, उस पर उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। मृत्युकालिक कथन की धारा में सुसंगत होता है 32 में। अब आइए, ये चाहता है कि न्यायालय में हम साक्ष्य प्रस्तुत करें कि हजूर ये भी का डीडी है, यानी कि डाइन डिक्लेरेशन। ठीक, कौन ये चाहता है, तो धारा 104 बताती है कि ए पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, यानी कि ए पर ही सबूत का भार होगा कि वह पहले साबित करे कि कौन मर गया है, बी। तो पहले क्या साबित करनी पड़ेगी, मृत, और तब आप क्या पेश करिए, डीडी या डाइन डिक्लेरेशन। लेकिन पहले मृत्यु किसको साबित करनी पड़ेगी कि भी मर गया है, जो मृत्युकालिक कथन न्यायालय में क्या करता है, पेश। लेकिन लग गया तो भाई आपका एक खतरा है। लेकिन धारा 136 में यह प्रावधान है कि इस नियम को न्यायालय शिथिल कर सकता है और पहले मृत्युकालिक कथन स्वीकार कर सकता है और बाद में कह सकता है कि ये साबित कर दीजिएगा कि जिस व्यक्ति का स्टेटमेंट है वह व्यक्ति क्या हो चुका है, मर चुका है। लेकिन छूट नहीं दी जाएगी, आपको हर हाल में ये साबित करना ही होगा कि कथनकर्ता की क्या हो गई है मृत्यु। और यही बात आपका 65 में भी लागू होती है। अब आइए 65A की पूरक धारा 66 है। अब इसको भी कंसेप्ट तब शुरू किया जाए। 65A की पूरक धारा कौन है, 66। अब आपका कर्तव्य ये होना चाहिए कि जितनी भी पूरक धाराएं हैं एक जगह एकत्र कर लेना है और एक क्वेश्चन निश्चित मिलेगा। और बिहार में भी आपका एक क्वेश्चन आ ही गया था,
एक क्वेश्चन एपीओ या जे में निश्चित होता है तो पहला आपका आया कि धारा छाप, देखिए पूरक धारा नए लोग संभाल रहे भाई, 1 मिनट का बता रहे थोड़ा देखिए, ये भाई स्पीड में रहेगा, 1-2 दिन में स्पीड और तेज हो, तो नए लोग ना पढ़ना चाहें तो निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए 8 बजे से 11 बजे तक आराम वाला बैच चल रहा है। ये बैच स्पेशल है और इसमें थोड़ा स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, तेज होगी। तो देखिए आपका फिर एक बार देखिए, पूरक धारा का मतलब ये हुआ कि कोई धारा किसी दूसरी धारा से क्या है, जुड़ी, वह अलग करके आप नहीं पढ़ सकते। तो कौन सी धारा किसके साथ कनेक्टेड है, यानी कि उसी को हम पूरक धारा कहते हैं। अब एविडेंस में जितनी पूरक धाराएं हैं, एक जगह मैं लिखवा दे रहा हूँ अलग से, एक क्वेश्चन निश्चित बनता है तो पहले इसको लिख लीजिए कि धारा 66 किसकी पूरक धारा है, तो आप क्या बताएंगे, 65 के क्लास किसकी, क्लास वाइज हम पढ़ा रहे हैं, 7 क्लास है तो किसकी हम बता रहे हैं, ए लिखिए, उसको अलग से लिखिए भाई, 4-5 क्वेश्चन बनाइए। धारा 2 एंगल से पूछता है भाई, धारा 66 किसकी पूरक धारा, पहला एंगल, और दूसरा एंगल पूछ लेगा कि धारा 65 ए की पूरक धारा कौन है। तो घबराना नहीं है, ये नहीं कि घबरा जाइए, तो लिखिए धारा 66 धारा 65 ए की पूरक धारा, या यानी कि धारा 66 धारा 65 ए की पूरक धारा। अब पूरक धारा जितनी एविडेंस में है एक जगह कवर किया जाता है, लिखिए धारा 55 धारा 12 की पूरक धारा है, धारा 55 धारा 12 की पूरक धारा है। इसको सीधी भाषा में भी कह सकते हैं कि धारा 12 की पूरक धारा कौन सी धारा, अब यूपीएपीओ का मॉडल आइए, धारा 48 किसकी पूरक धारा है, तो 13, लिखिए अगला, धारा 13 की पूरक धारा 48 है, धारा 13 की यूपीएपीओ उत्तराखंड में पूछा गया है। अब यही एक लाइन में आपको एक और बात मैं लिखवा देता हूँ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रथा तथा रूढ़ को कहाँ कहाँ सुसंगत बनाया गया है, या कस्टम और यूजेज के बारे में कहाँ कहाँ प्रावधान है। आपका ये क्वेश्चन झारखंड में भी बनाया और इस बार बिहार में भी बनाया। तो जितने कस्टम और यूजेज हैं एविडेंस में एक जगह क्या करने चाहिए, ताकि भविष्य में जो लोग गलत करके आ गए हैं गलती का कोई चांस न रहे। लिखिए प्रथा तथा रूढ़ की सुसंगतता एविडेंस में चल रहा है, धारा जरूर याद रखिए। लिखिए धारा 13, इसके बाद 32 का खंड 4, सामा देखकर लिखते रहे, धारा 13 में है, फिर 32 का खंड 4 में है, 32 का खंड 7 कोर्ट में लिखना है खंड, 32 का खंड 7 है। इसके बाद धारा 48, धारा 48 है, और इसके बाद आपका है, बात में करिए भाई, फोन बात कर रहा है, और इसके बाद आपका है धारा 92 का परंतु 5, लिखिए धारा 92 का प्रोविजो नंबर 5, धारा 92 का परंतु नंबर 5 है। और एक और आप 49 ले सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं की प्रथाएं, 49 पूरा लिख लीजिएगा। एक 49 भी है, धार्मिक संस्थाओं की प्रथाएं। जो धार्मिक संस्थाएं होती है, जैसे मठ हुआ, मंदिर हुआ,
गुरुद्वारा हुआ, उसकी प्रथाओं के बारे में किस धारा में प्रावधान है? फिर क्वेश्चन का मॉडल बना दिया जाए। निम्नलिखित में से किन में प्रथा या रूढ़ को सुसंगत बनाया गया है? आपका जो दिया था बिहार का मॉडल 32 का खंड 4, 32 का खंड 7, धारा 48 उपर्युक्त सभी। क्या हमारे याद रखिए, आपका हमेशा ये नहीं कि गलत मार्क कराइए। अगला लिखिए भाई आपका धारा 65 अब शुरू किया जाए। सामान्य बातें हो गई, एक और पूरक धारा है उसको देखिए। लिखिए धारा 120 की पूरक धारा 122 है। धारा 120 की पूरक धारा 122 है। धारा 120 की पूरक धारा 122 है। लिखिए आपका धारा 106, 101 की पूरक धारा। अगला लिखिए धारा 101 की पूरक धारा 106 है। पूछा गया था कि नहीं बिहार में रेस एप्सिलॉन एक्वेटर पूछा गया था कि नहीं? पूछा जाता है, पूछा गया था मैक्सिमम। रेस एप्सिलॉन एक्वेटर 106 घटना स्वयं बोलती है प्रत्यक्षम के प्रमाण। देखिए 4 क्वेश्चन अभी बता दिए गए, केवल कोरिलेट करते। देखिए फिर मैं बता दिया है, आपका क्वेश्चन बताने में कमी नहीं रहेगी। अब आप कितना करके आते हैं, 90% क्वेश्चन आएंगे लेक्चर से, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप कितना करके आते हो तो आपके ऊपर है भाई। अगर 70% भी उसमें से कर लिए तो एपीओ में हो जाएगा बिहार में, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन 90% ठीक है लिए बाद में ले लेंगे। देखिए भाई आपका आगे इसके बाद धारा 65 को तोड़ा जाए, शब्द सा तोड़ा जाता है। अब देखिए एक और आपका लिखवाना है, उसको लिखिए अलग से। धारा 65 में अलग लिखिए, इसको कोरिलेशन हो गया। एक और क्वेश्चन बनता है धारा 65 में द्वितीयक साक्ष्य कब दिया जा सकेगा? द्वितीयक साक्ष्य कब दिया जा सकेगा और किस प्रकार का दिया जा सकेगा? द्वितीयक साक्ष्य कैसा दिया जाएगा और किस प्रकार का दिया जाएगा? दोनों बातों का उल्लेख किया गया। दोनों बातों का उल्लेख किया गया। ये क्वेश्चन अच्छा एमपी ने बनाया, ये क्वेश्चन अच्छा बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 क्लाज हम बताएंगे और उन 7 क्लाजों में आने वाले द्वितीयक साक्ष्य का माने कैसा साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा ये भी बताएंगे। जैसे कि टीपीए में कैसा क्वेश्चन बनता है और टीपीए में जाकर कोरिलेशन भी करते रहे ताकि जे के लिए भी कुछ आगे भविष्य में काम करे। धारा 5 में बनता है कि धारा 5 में क्या परिभाषित है? टीपीए में दे देता है संपत्ति का अंतरण, दूसरा देगा संपत्ति का अंतरण करना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का अंतरण है कि संपत्ति का अंतरण करना कि दोनों? दोनों है। नीचे एक ऊपर है और एक दूसरा शब्द क्या है नीचे। यही आपका टेक्निकल सब क्वेश्चन है, छोटी छोटी बात। आइए धारा 65 अब शुरू किया जाए। सामान्य बातें हो गई। धारा 65 ए ही महत्वपूर्ण है और धारा 65 ए जब चलेगा इसकी पूरक धारा कौन है? 66। तो पहले 65 ए पढ़ाया जाए तो तुरंत उसके बाद 66। देखिए भाई बैरेक्ट की भाषा 65 का बैरेक्ट देखिए अच्छे से। हेडिंग देखिए अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। अब बैरेक्ट देखिए दस्तावेज आपका किसी दस्तावेज के अस्तित्व का मतलब ये हुआ कि दशा माने अस्तित्व का मतलब कि दस्तावेज का मौजूद होना या न होना। याद रखिए
यानी कि दस्तावेज मौजूद है या नहीं है, इसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। दशा, दशा मतलब कि किस अवस्था में दस्तावेज था वो भी दिया जा सकता है। वो दशा पर एक उदाहरण थोड़ा बता दिया जाए और दशा पर उदाहरण 90 और 90 एक का दिया जाए। दशा पर आइए, दशा आपका देखा जाए। फिर एक बार पिछली बार ये बिहार जे में पूछा गया था और यूपी में आपका जे में दोनों धाराएं पूछी गई थी। ध्यान में रखिए इसको भाई। फिर से दशा पर हम बता रहे हैं। धारा 90 ये कहती है कि अगर कोई दस्तावेज 30 साल पुराना हो, उचित अभिरक्षा में है, तो किस दशा में हो? अनुचित अभिरक्षा की उचित अभिरक्षा, उचित अभिरक्षा, और उचित अभिरक्षा से निकाल कर न्यायालय में पेश किया जाए तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि यह दस्तावेज सही होगा, निष्पादित भी सही होगा, सब कुछ क्या होगा सही। तो कितने साल दस्तावेज पुराने हैं? रटिए 30, और यूपी में संशोधन करके 20 है, वो मतलब अभी नहीं है, लेकिन 30 साल याद रखिए। बिहार जे में जो क्वेश्चन बना दशा के बारे में, ये 30 साल की गणना कब से की जाएगी? तो जब दस्तावेज न्यायालय में क्या किया जाता है? पेश। रटे रहे, कब से 30 साल? जब दस्तावेज कहाँ पेश किया जाता है? देखिए, केवल पढ़ाना नहीं, भले कब पढ़ाया जाए, क्वेश्चन का मॉडल क्या निकले ज्यादा। और ये न समझिए कि धारा 65 ही चल रही है। धारा 65 के साथ साथ 10 एक्स्ट्रा धाराएं आपको क्या हुई, पढ़ा दी गई। अब आइए धारा 90 ए में भी दशा देख लिया जाए। यूपी दोनों में पूछा गया था। अगर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है उचित अभिरक्षा में, तो कितने साल पुराना? 5 साल, और पेश किया जाए उस दशा से, तो न्यायालय ये मानकर चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सही है कि गलत? सही। अब आइए दशा के बाद देखिए भाई, दशा या अंतर्वस्तु। अंतर्वस्तु का मतलब ये होता है कि दस्तावेज के अंदर जो बातें लिखी गई। फिर एक बार समझिए, अंतर्वस्तु का मतलब ये होता है कि दस्तावेजों के अंदर जो बातें क्या हैं लिखी। अब अगला शब्द देखिए, अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा। अर्थात धारा 65 उन अवस्थाओं को बताती हैं जिनमें किसी दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य के अस्तित्व, दशा और अंतर्वस्तु का क्या दिया जा सकता है। पहली दशा देखिए, जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो, यानी कि शब्द से थोड़ा आज समय लगेगा इसमें, इसके बाद भाई थोड़ा स्पीड बढ़ेगी। पहला पॉइंट देखिए, जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता, ठीक है, शब्द पर हम तोड़ रहे हैं, यानी आपको पकड़ना है। जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या सत्याधीन है, यानी कि मूल यानी कि प्राथमिक साक्ष्य, यानी कि मूल काफी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या ऐसे व्यक्ति के शक्ति के अधीन है, यानी कि सत्याधीन है। भाई कैसे व्यक्ति के ये क्या, या तो यह दर्शित कर दिया जाए, अभी हम समझाते हैं, पहले लिख लेते हैं, जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना इप्सित है। इप्सित है मतलब चाहा गया है, यानी कि जिसकी विरुद्ध न्यायालय में दस्तावेज को क्या करना है, साबित करना चाहा गया है, इच्छित है, इप्सित है। दूसरा कह रहा है जो न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के बाहर है, यानी कि जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के क्या है, बाहर है, या पहुंच के अध्ययन नहीं है, अध्ययन नहीं है,
और तीसरी बात आपका बताई जा रही है, जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए वैध रूप से क्या है, आबद्ध है, और उसी के कब्जे या शर्त के अधीन कौन सी काफी है। अगला शब्द देखिए, और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्तियों को सूचना दी गई, नोटिस दी गई, और सूचना आपका किस धारा के तहत दे दी गई है, धारा 66। तो तुरंत दिमाग में लगाइए कि धारा 66 किसके लिए बनी है, सबके लिए कि 65 के। तो 65 की पूरक धारा कौन हो गई। तब एक उदाहरण आपका ले लिया जाए तब सही रहेगा भाई, एक उदाहरण से समझाया जाए। मान लीजिए ए और बी, ध्यान से समझिए, इसी उदाहरण पर हम सब कुछ सेट करेंगे। ए चाहता है कि वह न्यायालय में आपका दस्तावेज का द्वितीयक प्रति यानी कि द्वितीयक साक्ष्य पेश करे। कौन चाहता है, ए। तो ए को हम पहली कंडीशन हम बताने जा रहे हैं। तो ऐसी दशा में ये चाहता है किसके विरुद्ध पेश करना भी। तो ए को आपका पहली बात यह आई कि धारा 104 ए को साबित करना पड़ेगा पहले, पेश करने से पहले, कि धारा 65 की 7 दशाओं में से एक दशा क्या है, विद्यमान। और उसके बाद द्वितीयक साक्ष्य वह क्या करेगी। द्वितीयक साक्ष्य जब पेश करता है तो पहली दशा क्या दिखा सकता है। अभी पहली दशा चल रही है, देखिए पहली दशा ए क्या कह सकता है, क्या करेगा। तो ए को ये या तो न्यायालय को दर्शित कर दे या न्यायालय को क्या कराए, दर्शित कराना। दर्शित करा देता है या प्रतीत होता है, दोनों शब्दों में अंतर है। दर्शित कराने का मतलब ये हुआ कि साबित कर दे। दर्शित कर दे मतलब क्या, साबित कर दे। और प्रतीत होने का मतलब कि न्यायालय के मन में एक विश्वास करा दे, संदेह उत्पन्न करा दे। प्रतीत होने का मतलब ये हुआ, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि दर्शित का मतलब ये हुआ कि पूरी तरह ये साबित कर दिया। और प्रतीत का मतलब हुआ कि न्यायालय के मन में, साबित तो नहीं किया लेकिन न्यायालय के मन में ये विश्वास जगा दिया। क्या विश्वास, या तो साबित कर दिया या विश्वास जगा दिया। क्या विश्वास जगा दिया या साबित कर दिया कि हजूर जो मूल काफी है, मूल काफी यानी कि जो प्राथमिक साक्ष्य है, वह ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या सत्याधीन है। ये भी शब्द अलग अलग है। कब्जे में मतलब कि बी ही रखा है, कब्जे मतलब क्या, बी रखा है। और सत्याधीन का मतलब ये हुआ कि बी के पास तो मूल कापी नहीं है, लेकिन बी ऐसी स्थिति में है कि अगर चाहे तो मूल कापी क्या कर सकता है, मंगा सकता है। तो एक उदाहरण देखिए शक्ति के अधीन का, मैंने हजूर बी के पास मूल कापी नहीं है। जो प्राथमिक साक्ष्य या मूल कापी वह बी ने अपने एजेंट को दे रखा है। और अगर बी की शक्ति के अधीन एजेंट हैं, अगर बी चाहे तो अपने एजेंट से मंगाकर वह मूल कापी क्या कर सकता है, प्रश्न। यानी कि ये किसको साबित करना पड़ेगा, ए को। तो पूरा वाक्य देखिए, जब ए, उदाहरण के तौर पर, जब ए न्यायालय में ये पूर्ण रूप से साबित कर दे या न्यायालय को विश्वास करा दे कि मूल कापी ऐसे व्यक्ति के पोजीशन में है या ऐसे व्यक्ति के पावर के अधीन है। अब किस ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या पावर के अधीन है जिसके विरुद्ध उस मूल का, उस दस्तावेज को क्या करना है, साबित। इस उदाहरण को पकड़े रहिए। ए बी के विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित करना चाहता है तो ए दिखाए कि हम बी के खिलाफ साबित करना चाहते हैं दस्तावेज,
और ये दस्तावेज की जो मूल कापी बी के कब्जे में है या बी के शक्ति के क्या है, या और क्या दिखा कि हजूर जिसके शक्ति या कब्जे में है, कब्जे में है या शक्ति के अधीन है, वह आपका न्यायालय की आदेश, आपका न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के बाहर, तो पहुंच के बाहर कराइए भाई। देखिए पहुंच के बाहर का मतलब ये हुआ कि ये दिखाए कि हजूर बी के खिलाफ हम द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। बी के पास मूल कापी है और बी न्यायालय की पहुंच, आदेशिका की पहुंच के क्या है, बाहर। अर्थात इसका मतलब कि अगर आप बी को समन भी जारी करेंगे तो बी उस समन का पालन करते हुए और आपका समन वहां पहुंचेगा ही नहीं और बी मूल कापी लाएगा नहीं। पहुंच के बाहर होने का मतलब ये हुआ कि हजूर आपकी आदेशिका बी के पास पहुंचेगी नहीं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पाकिस्तान में है, मूल कापी उसके पास है, तो दिखाया जा सकता है कि वहाँ अगर नोटिस भी भेजी जाती है तो कोई मतलब नहीं है, तो उनकी बी के पास वो नोट आपकी आदेशिका पहुंचेगी नहीं। या ये दिखा सकते हैं कि हजूर मूल कापी बी के पास है और अगर और बी आपके आदेशिका के अधीन नहीं है, इसका मतलब कि अगर मूल कापी बी से आप पेश करने के लिए कहेंगे तो बी आपका आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो क्यों समय गवाया जाए, हमारा ये द्वितीयक साक्ष्य क्या करिए, स्वीकार करिए। तीसरा कंडीशन देखिए, जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये प्रस्तुत किया जा रहा है, मैंने ये प्रस्तुत कर रहा है किसके विरुद्ध, हजूर ये दिखा, हजूर बी कानूनी रूप से मूल कापी को पेश करने के लिए बाध्य है। अतः ऐसी दशा में हमने धारा 66 के तहत सूचना भी दी और सूचना के बावजूद भी बी ने मूल कापी प्रस्तुत नहीं। अतः हमारा कौन सा साक्ष्य स्वीकार कर लिया जाए, द्वितीय। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 कंडीशन है और इन 3 कंडीशनों में आप पहला ये चल रहा है आपका पहला खंड, अगर साबित कर देते हैं तो आपका द्वितीयक साक्ष्य क्या हो सकता है, स्वीकार। लेकिन अंतिम लाइन कहती है कि यह बताती है कि इसके लिए यह खंड, इस खंड के लिए आवश्यक है कि धारा 66 के तहत दूसरे पक्षकार को क्या दी गई हो, सूचना। अब तुरंत धारा 66 पढ़ना है और यहाँ से देखिए एमपी यूपी अच्छा क्वेश्चन बनता है, एमपी में भी बनाया भाई। देखिए आपका कैसे आपका बनता है धारा, तो धारा 66 किसकी पूरक धारा है, तो धारा 65 एक। तो धारा 66 में क्या है, धारा 66 में देखिए सामान्य नियम देखना है, इसके बाद कंडीशन देखनी है। धारा 66 निकाल लीजिए, 65 अभी भी बाद में चलेगा क्योंकि कोरिलेट करके एक साथ पढ़ा जाता है भाई। देखिए धारा 66 से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है और अच्छे से इसको समझिए, गलती होने की पूरी संभावना है। पेश करने की सूचना के बारे में नियम, यानी कि पेश करने की उदाहरण भाई बनाए रखा जाए, ए और बी, इसी पर सब कुछ चलेगा। धारा 65 का सब ये ए भी बनाए रखा जाए और कौन इसमें द्वितीयक साक्ष्य पेश करना चाहता है, ए, इसी पर चलेगा, मैं बता दूं पूरा। अब आइए पहला खंड में नीचे कहा गया है कि यह तब जबकि धारा 66 के तहत पेश करने की क्या दी गई हो। तो आपका पहले 3 का क्वेश्चन बना लिया जाए, कितनी दशाओं में सूचना देना आवश्यक नहीं होता। तो बताइए कितनी कंडीशन धारा 66 में दी गई है जहाँ बिना सूचना दिए हुए ही द्वितीयक साक्ष्य पेश किया जा सकता है,
अगर 65 ए की दशा विद्यमान हो, कितनी दशा दी गई? 6। अपवाद दिए गए, नियम नहीं 6, यानी कि 6 फिर पहले कंसेप्ट बनाइए। 6 दशाएं धारा 66 में ऐसी दी गई है जहां इस उदाहरण में ए द्वारा बी को सूचना देना आवश्यक नहीं होगा और ए बिना सूचना के ही द्वितीयक साक्ष्य क्या कर सकता है? बस पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि सूचना किसको दी जाएगी और कौन देगा? तो एक पक्षकार दूसरे को दे या एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अधिवक्ता को दे या अभिकर्ता को दे। ये सूचना किसको दी जाएगी? एमपी का मॉडल है, अभी हम बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सूचना लिखित दी जाएगी कि मौखिक की दोनों? ये भी अच्छा क्वेश्चन बना है। तो सूचना जब भी दी जाएगी मौखिक नहीं बल्कि लिखित देनी पड़ेगी, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। अब डायरेक्ट की भाषा देखिए तब सही रहेगा। और जितने हम क्वेश्चन बताए हैं आप लोग खुद डायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं और आपसे पूछा जाएगा क्या करते, डायरेक्ट नहीं समझते। देखिए, पेश करने की सूचना के बारे में नियम देखिए डायरेक्ट भाई। धारा 65 के खंडकों में निर्दिष्ट दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य तब तक न दिया जा सकेगा जब तक ऐसे द्वितीयक साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार ने, तो बताइए सूचना इस उदाहरण में कौन सूचना देगा? जो पक्षकार द्वितीयक साक्ष्य क्या करना चाहता है पेश। इस उदाहरण में कौन पेश करना चाहता है? अब आगे बढ़िए, सही रहेगा। वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को इसके कब्जे में या शक के अधीन वह दस्तावेज है। इसका मतलब ये हुआ पहला नियम कि जो सूचना दी जाएगी पहले पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाएगी। सूचना किसको दी गई? पक्षकार। ये पहला नियम है। अगला देखिए, हाँ, या उसके अटर्नी या प्लीडर को, यानी कि सूचना बी के अटर्नी को भी दी जा सकती है या बी के किसको? प्लीडर को, यानी कि इनके अधिवक्ता। अब यही आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है। और क्वेश्चन देखिए, मॉडल तुरंत पकड़िए। सूचना किसके द्वारा दी जाएगी? जो द्वितीयक साक्ष्य क्या करना चाहता है? सूचना किसको दी जाएगी? तो सूचना आपका या तो दूसरे पक्षकार को, उसके अटर्नी को या उसके प्लीडर को उपर्युक्त सभी क्या मान कराएंगे? अब देखिए नकारात्मक जो बिहार आजकल बन रहा है। धारा 66 के तहत किसको सूचना देना वैध सूचना नहीं माना जाएगा। ऐसी में एक जोड़ेगा एजेंट। क्या हमने कहीं भी अभिकर्ता का उल्लेख डायरेक्ट में किया गया है? तो किसको सूचना नहीं दी जा सकती? दे देगा दूसरे पक्षकार, उसके अटर्नी, उसके प्लीडर, उसके अभिकर्ता। तो किसको नहीं दी जा सकती? उसके एजेंट। तो इस समस्या को बताइए कैसे सब तोड़ा जा रहा है। इतना रेगुलर बैच में भी नहीं पढ़ाया गया था, इससे आपको ज्यादा पढ़ाया जा रहा है रेगुलर बैच से, क्योंकि इधर की धाराएं कठिन है वास्तव में। अगला देखिए, अटर्नी या प्लीडर को उसे पेश करने के लिए ऐसी सूचना जैसे कि विधि द्वारा विहित है, यानी कि सूचना कानून द्वारा विहित जो है, विहित शब्द पर आइए, यानी कि सूचना कैसे दी जाएगी? जो कानून द्वारा सूचना दिए जाने का आपका नियम क्या है? विहित। अब इसी शब्द को पकड़ना है और एक दो बार यूपीजे में आ रहा है। विहित को इंग्लिश में कहते हैं प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब नियमों द्वारा भी, अर्थात जो नियम बनाए जाते हैं उन्हीं को विहित कहा जाता है। तो तुरंत आइए, सीपीसी के तहत विहित की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो 16 में और सीआरपीसी में
टू रटे रहिए, सीपीसी 2 बार आया विहित शब्द को सीपीसी की धारा 216 में परिभाषित किया गया है। विहित का मतलब नियमों द्वारा विहित, जो नियम बनाए गए हैं। और आपका सीआरपीसी में यही शब्द कहाँ परिभाषित है? टू। अगला शब्द देखिए भाई, विधि द्वारा विहित है। उस प्रकार से सूचना दी जाए। अगर कानून ने कोई नियम नहीं बनाया है, उसके बावजूद भी सूचना देनी पड़ेगी, तब कैसे? अगला शब्द देखिए, और यदि विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं हो तो ऐसी सूचना जैसी न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अधीन उचित समझता है न दे दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कानून द्वारा कोई तरीका निर्धारित नहीं है तो सूचना कैसे दी जाएगी जिसे न्यायालय क्या माने? उचित। अगला शब्द देखिए, परंतु ऐसी सूचना निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी में अथवा किसी भी अन्य अवस्था में जिसमें न्यायालय उसके दिए जाने से अभिमुक्ति प्रदान कर दे, यानी कि अभिमुक्ति मतलब छूट प्रदान कर दे, द्वितीय साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अपेक्षित नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 6 दशाएं ऐसी दी गई हैं जहाँ की सूचना देना आवश्यक नहीं है, और धारा 65A के तहत द्वितीय साक्ष्य को बिना दूसरे पक्षकार को सूचना दिए ही न्यायालय ग्राह्य कर लेगा, यानी कि स्वीकार कर लेगा। कितनी दशाओं में सूचना की आवश्यकता नहीं है? 6। और वही 6 दशाएं आपका देना। देखिए, जबकि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना हो, यानी कि सूचना के बदले सूचना। तो बताइए, तुम्हारा कोई सीपीसी लोग पढ़े नहीं है? पुराने लोग सीपीसी में सूचना की धारा के तहत दी जाती है 80। सही बता रहे हैं भाई। अब सूचना हमने दिया, इसके लिए सूचना देना, तो इसको भाई आपका देखिए 6 पॉइंट आगे बताए जाएंगे, क्योंकि 65 से ये भिन्न हो जाते हैं 65A से। अतः 65 पर बैठ हुआ जाए, इसको कल उदाहरण सहित समझाया, क्योंकि मिक्स हो जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट अलग से समझा दिया जाएगा। आइए, धारा 65A समाप्त हो गई भाई। धारा 65 मुख्य रूप से आइए, क्योंकि इधर उधर हो जाएगा सब, इतना पर्याप्त है। अगला देखिए भाई, धारा 65 का अगला खंड देखिए दूसरा, जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किया जाना साबित कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक न्यायालय से मांग करता है कि हजूर हमारा द्वितीय साक्ष्य स्वीकार कर लिया जाए, तो यह साबित अगर कर दे कि हजूर मूल कापी यही थी जो मैं पेश कर रहा हूँ, इस बात को तो दूसरा पक्षकार यानी कि बी या बी का जो एजेंट है लिखित रूप में क्या कर चुका है? स्वीकार। यानी कि दूसरा पक्षकार अर्थात बी या बी का अभिकर्ता मौखिक नहीं, कैसे? लिखित रूप में दस्तावेज की दशा अंतर्वस्तु को एक्सेप्ट कर चुका है। तो जब एक्सेप्ट कर चुका है तो मूल कापी भाई लाएगा नहीं, और ये क्या कर चुका है? आपका स्वीकार ही कर चुका है लिखकर कि मूल में ये लिखा गया था, तो हमारा द्वितीय साक्ष्य क्या कर लीजिए? स्वीकार। लेकिन स्वीकृति कैसी होनी चाहिए बताइए? तो मौखिक लिखित स्वीकृति कौन किया हो? पक्षकार दूसरा कि उसका अभिकर्ता की दोनों कर सकते, और मौखिक के लिखित स्वीकृति की परिभाषा एविडेंस की धारा 17 में किस स्वीकृति को साबित करना आवश्यक नहीं, पहले दिन बताया। न्याय की गैर न्याय इस स्वीकृति को साबित करना अब आवश्यक नहीं होता है।
न्यायिक हो। और पहले दिन धारा बताई गई कौन सी? 58। और किस स्वीकृति को साबित करना आवश्यक है? जो न्यायालय से क्या की जाए? तीसरा देखिए सी, जबकि मूल नष्ट हो गया हो या खो गया हो तो नष्ट करा दीजिए, मूल को तो कराइए। मूल नष्ट हो गया, हजूर घर में मूल कापी रखते थे और मूल कापी आग लगी और घर क्या हुआ? जल गया। उसी में मूल दस्तावेज भी क्या हुआ? जल नष्ट हो गया। निकलिया तो दूसरा कह सकते हैं कि दीमक चाट गए। तीसरा कह सकते हैं कि हजूर क्या करें, रखते थे और चूहा ये परेशान किया और चूहा चट कर गए मूल कापी। चौथा कह सकते हैं कि बाढ़ आ गई और बाढ़ में मूल कापी क्या हुई? बह गई। और भी कह सकते हैं कि भूकंप आया, घर गिरा, पानी बरसा, उसी में क्या हो गई? और दूसरा हो गई वो तो खुआइए। हजूर बाहर रहे थे ट्रेन से, मूल कापी रखते थे झोले में और पता न कौन झोला ही क्या कर दिया। क्या करें, मूल कापी तो अब आ नहीं सकती, चोर को हम ढूंढ नहीं सकते। पुलिस आपका गधा घोड़ा बकरी मुर्गा खोज लेती है, लेकिन हमारे दस्तावेज को खोजने की पुलिस के पास समय। ये सही बात है, लाख में बता दे तब ब्रेक किया जाए, क्योंकि सीआरपीसी भाई कम से कम 1 घंटा चले। भाई जो लोग 11 बजे आते हैं थोड़ा समय लेकर आए। मान के चलिए 1 या 1:15 तक क्लास हो सकता है इसमें, क्योंकि भाई आपका समय कम है और कोर्स भी क्या करना है, इतना है। एक उदाहरण लाख में बता दें, जैसे कि आपका आजम खां की भैंस खो गई तो हेलीकॉप्टर से पुलिस रातों दिन लग गई खोजने। अभी इलाहाबाद का एक मुर्गी खो गई थी तो चला गया था मुख्यमंत्री के यहाँ कि पुलिस हमारी मुर्गी नहीं खोज रही है, मुर्गी खोजवाया जाए। अगर यही पुलिस आम आदमी के प्रति इतना सजग रहती, सतर्क रहती तो अपराध अपने आप क्या हो जाते। ये शुद्ध रूप से अनुच्छेद 14 का क्या है? उल्लंघन। समता का बड़े लोगों का आपका पेन भी खो जाए तो पूरा जिला खोज सर्च कर लीजिए और